जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए प्राचीन इतिहास का 150 अति महत्वपूर्ण MCQ देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पिछले 13 वर्षों में जितने भी प्रश्न प्राचीन इतिहास से पूछा गया है सभी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर, मांडा, सुतगा, गेंडोर और डी है दाइमाबाद। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। हड़प्पा सभ्यता जितने क्षेत्र में फैला हुआ था इसमें आपको बताना है कि सबसे पूर्वी स्थल इसका क्या था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं आलमगीरपुर बिल्कुल ही सही जवाब है, जो कि मेरठ और यूपी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मांडा का बात कर ले तो ये सबसे उत्तर में स्थित है, ये मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सुतका गेंडोर के बात कर ले तो ये सबसे पश्चिम में स्थित है, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। और दाइमाबाद जो है ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार से आप मालूम कीजिए, सबसे पूर्वी में आलमगीरपुर है, सबसे पश्चिमी की बात करें तो ये सुतका गेंडोर है, सबसे उत्तरी में बात करें तो मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणी में जो है दाइमाबाद है जो कि महाराष्ट्र अहमदनगर में है। इस प्रकार से याद रखिएगा इसको। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ताम्र पाषाण काल में, हड़प्पा काल में, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पूरा पाषाण काल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। लोथल था, कालीबंगा था, रंगपुर था और धौलावीरा था। बताइए तीनों प्रश्न का सही आंसर क्या है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी लोथल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सा क्षेत्र का किस राज्य में स्थित है। लोथल है जो कि गुजरात में स्थित है, रंगपुर और धौलावीरा ये तीनों है जो कि गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। कालीबंगा है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आपके सामने, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हेरोडोटस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? लोहा का, सोना का, तांबा का और चांदी का। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सत्यपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से है, अथर्ववेद से है, सामवेद से है और ऋग्वेद से है। जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यजुर्वेद, बिल्कुल सही जवाब है। सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ऋग्वेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? तो ऐतरेय, याद रखिए ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के से संबंधित कौन सा है? तो ऋग्वेद। सामवेद किससे संबंधित है? तो पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। यजुर्वेद तो पता चल गया यहाँ पर सतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। और अथर्ववेद किस ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है? तो यह गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। ये चारों याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि गद्य एवं पद वाला वेद कौन सा है? यानी जिसमें गद्य में भी लिखा गया और पद में भी लिखा गया है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी यजुर्वेद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1935, 21, 1901 और 1942। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें जाए तो राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि गायत्री
मंत्र किस पुस्तक में मिला है? उपनिषद में, ऋग्वेद में, भगवत गीता में और यजुर्वेद में। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिला है? तो ये उपनिषद में मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10 प्रश्न है आपके सामने कि भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए, चैत्य के लिए, मंदिर के लिए और मूर्ति के लिए। बताइए 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, शैल चित्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से याद इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का इस्तेमाल हुआ था? नीला, लाल, पांडु और हरा। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का इस्तेमाल किया गया था? तो लाल रंग का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? गिरनार है, जूनागढ़ है, कंधार है और बोगज कोई है। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बोगज कोई, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का पहले अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ होता है कि मृत्यु, यानी महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था आपको बताना है। लुम्बिनी में, बोधगया में, कपिलवस्तु में और कुशीनगर में। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कुशीनगर, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद से 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग करके बोधगया चले आए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। उसके बाद से और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिया गया था। उसके बाद से यहाँ पर कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया। और बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति कपिलवस्तु है, जो कि लुम्बिनी से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल और हड़प्पा काल में। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी नव पाषाण काल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि यज्ञ संबंधित विधि विधान है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में और अथर्ववेद में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यज्ञ संबंधित विधि विधान किस वेद में है? तो यहाँ पर यज्ञ में यहाँ पर य और ग दिख रहा है, यहीं से इसको मिलाप करेंगे यजुर्वेद। यज्ञ किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से, लोथल से, रंगपुर से और मोहनजोदड़ो से। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कांस्य के बने नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो यह मोहनजोदड़ो से था। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12 है, 14 है, 18 है, 22 है। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पुराणों की कुल कितनी संख्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 18, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18 पुराणों में सबसे जो प्राचीन पुराण माना जाता है उसको मत्स्य पुराण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण से, वायु पुराण से, मत्स्य पुराण से और गरुड़ पुराण से। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी विष्णु पुराण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। थोड़ा सा यहाँ पर और प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। देखिए, मौर्य वंश की संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, और इसकी जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो गुप्त वंश की, जिसके संस्थापक श्री गुप्त है। उसके बाद से मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलती है? तो सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी, भोगवा नदी, रावी नदी और सतलज नदी। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? यह रावी नदी के तट पर स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी रावी नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो पवित्र नदी माना गया है वो सरस्वती नदी को माना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है? वशिष्ठ, अगस्त्य, विश्वामित्र। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और मीमांसा। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन दर्शन है वो सांख्य दर्शन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? व्यास स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति और मनु स्मृति। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न की सही आंसर कौन सा है? स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? तो मनु स्मृति। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि वैदिक सभ्यता का काल क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वैदिक सभ्यता का काल क्या है? तो वैदिक जो सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी साम वेद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर है? पंजाब, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी मध्य एशिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए। 28वां प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी ऋग्वेद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कस मंडल में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी तृतीय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई है? ऋग्वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में और मौर्य काल में। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गोत्र शब्द की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी उत्तर वैदिक काल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही ऑप्शन चुन रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, यानी महात्मा बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन दिए थे कहाँ पर दिए थे? तो सारनाथ में। उसको क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्मोपदेश और धर्म चक्र प्रवर्तन। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
बुद्ध का प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी धर्म चक्र परिवर्तन चुन रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या होता है? यानी महात्मा बुद्ध का मृत्यु। महाभिनिष्क्रमण को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग। महात्मा बुद्ध जब अपना गृह त्याग किए थे, इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। ऑप्शन नंबर ए है प्रजापति, बी है विष्णु, सी है शिव और डी है इंद्र। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी प्रजापति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में, 540, 570 और 530। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 563 ईस्वी। और मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईस्वी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 104, 106, 108 और 112। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 108 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही ऑप्शन चुन रहे हैं। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण, ऋग्वेद, विष्णु पुराण और महाभारत। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी महाभारत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कश्मीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में और राजगृह में। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? यहाँ से चारों बौद्ध संगति के बारे में जानेंगे, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगति। तो देखिए प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था ये राजगृह में हुआ था। और उस टाइम शासक कौन था, राजा कौन था? उस टाइम अजातशत्रु के समय में ये प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। सेकेंड जो बौद्ध संगति हुआ था, और प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में हुआ था। जब इनका मृत्यु हुआ था महात्मा बुद्ध का, उसी टाइम प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसके शासनकाल में, किसके समय में? तो ये काला अशोक के समय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो ये 250 ईसा पूर्व में हुआ था, सम्राट अशोक के समय में। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर जो चौथा बौद्ध संगति था वो कनिष्क के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। तो इस प्रकार से इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि हड़प्पाई समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, समाजवादी और राजतंत्रवादी। बताइए 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हड़प्पाई समाज कैसा था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी मातृसत्तात्मक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से और हड़प्पा से। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की चुनाव कर रहे हैं यानी हड़प्पा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 10 से 28, 10 से 50, 10 से 90 और 10 से 15। बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कुल कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 से 28। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर वास्तविक पूछा जा रहा है। वास्तविक जब बोला जाए तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है तो ऋषभ देव को माना जाता है। इसमें टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। इसमें प्रथम तीर्थकर जो थे वो ऋषभ देव थे। द्वितीय तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ। तृतीय तीर्थकर संभवनाथ और 23वें तीर्थकर याद रखिएगा। 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर स्वामी जी थे। इस प्रकार से याद रखिएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अलार कलाम बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? कुत्ता को, घोड़ा को, सांड को और गाय को। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया? तो घोड़ा को गाय को माना गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 44वां प्रश्न है आपके सामने। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गया में, राजगीर में, सारनाथ में और लुम्बिनी में। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, सी है रामायण और डी है मनुस्मृति। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी मनुस्मृति बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। बताइए 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी 9वां बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंदी, यूनानी ने, शक ने, कुषाण ने और पारसियन ने। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं हिंद, यूनानी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? कनिष्क ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने और बृहद्रथ ने। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं सम्राट अशोक बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, राजगिरी में, पावापुरी में और वैशाली में। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगिरी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था, लेकिन पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। डायमेक्स किसके दरबार में आया था? अशोक के, बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के और हर्षवर्धन के। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। डायमेक्स किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो ह्वेनसांग चीनी यात्री आया था। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, महारथी और ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी कौटिल्य और विष्णुगुप्त बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? वैशाली, सामकर्णी, श्रीपुलमावी और शिमुक। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था?
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सी मूक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ और ऋषभदेव। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव। इसमें टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। इसमें ऋषभदेव थे जो कि प्रथम तीर्थकर थे, अजीतनाथ थे जो कि द्वितीय तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे और अरिष्टनेमी ये 22वें तीर्थकर थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वर्धमान महावीर स्वामी जी थे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो देख चुके हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? वैशाली में, राजगीर में, पावापुरी में और कुशीनगर में। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो पावापुरी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पावापुरी किस जिला में है? तो ये बिहार के नालंदा जिला में है। और यहाँ पर वैशाली में इनका जन्म हुआ था, कुंडल ग्राम में। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? वसुबंधु, नागार्जुन, बाणभट्ट और विशाख दत्त। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, विशाख दत्त बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने कि जैन अवेस्ता किस धर्म के प्रमुख पुस्तक है? जैन धर्म के, यहूदी के, ईसाई धर्म के और पारसी धर्म के। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैन अवेस्ता किस धर्म के प्रमुख पुस्तक है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, पारसी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, जरथुस्त्र और मूसा। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी जरथुस्त्र बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है? महावीर की माता का नाम क्या था? यानी महावीर की माता कौन थी आपको बताएं। त्रिशला थी, अनुजा थी, यशोदा थी और देवानंदी थी। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? महावीर स्वामी की माता के नाम क्या था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, त्रिशला, बिल्कुल सही जवाब है। अगर पत्नी का नाम पूछा जाए तो यशोदा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बताइए यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, घानानंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। घानानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सारनाथ पर्वत पर, समेध पर्वत पर, रत्नागिरी पर्वत पर और कैलाश पर्वत पर। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस पर्वत पर हुई थी? तो समेध पर्वत। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि 16 महाजनपदों की सूची किसमें मिलती है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? टोटल 16 महाजनपद है, उसकी सूची कहाँ पर मिलती है? तो भगवती सूत्र और अंगुत्तरनी काय पर मिलती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ए और बी, यानी भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स ने, विल्किंस ने, मैकाले ने और चार्ल्स नेपियर ने। बताइए 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये विल्किंस के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, विल्किंस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था?
जमाली, यशुद्ध, विपिन और प्रभास। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जमाली, बिल्कुल ही सही जवाब है। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य थे जमाली, जो कि उनके दामाद थे। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, गौतम बुद्ध को, नागार्जुन को और चाणक्य को। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो भारत के मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं चाणक्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने और खरगोन ने। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में, एमपी में है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, मगध में और कुंडग्राम में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और डी है उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये तीनों उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कल्पसूत्र के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भद्रबाहु, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ स्थापित था? नासिक में, प्रतिष्ठान में, विदर्भ में और पुणे में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो प्रतिष्ठान में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 24वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु, अस्तुलभद्र, सेमेंद्र और क्षमाश्रवण। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी अस्तुलभद्र, बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम जैन सभा कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम जैन सभा। कहाँ पर हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था और ये इसका अध्यक्ष अस्तुलभद्र थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है आपके सामने, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 319 ईसा पूर्व में, 322, 326 ईसा पूर्व और 328 ईसा पूर्व। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 326 ईसा पूर्व, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य वंश के प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? कटसाकर, दिनार, मोहर और पन। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पर्ण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? उपाली थे, आनंद थे, अस्तुलभद्र थे और मखली गोसाल थे। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, मखली गोसाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? धार्मिक जीवन से, राजनीतिक नीतियाँ से, आर्थिक जीवन से और सामाजिक जीवन से। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी राजनीतिक नीतियाँ बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि भगवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? राम थे, बलराम थे, कृष्ण थे और गौतम बुद्ध थे। बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भगवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं,
कृष्ण बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इस PDF में हम थ्योरी भी रखे हैं, जो कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 32वां प्रश्न आपके सामने कि कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मानंद और घनानंद। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, घनानंद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? बृहद्रथ को, अजातशत्रु को, उदयन को और बिंबिसार को। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हर्यक वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिंबिसार बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। बिंबिसार थे जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु बना था इसे मारकर, और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन बना था इसे मारकर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि जैन साहित्य को कहा जाता है संगम, सुगम, आगम और निगम। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैन साहित्य को कहा जाता है, जल्दी से बताइए। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि जैन धर्म में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? ऋषभदेव ने, महावीर ने, पार्श्वनाथ ने, अरिष्टनेमी ने। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जैन धर्म में 5वां महाव्रत जो था ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? तो जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उन्हीं के द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, वर्धमान था, शाक्य मुनि था और गौतम था। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का नाम पूछा जाए कि बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था, सुश्रुत था, चरक था और पतंजलि। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जीवक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? अजातशत्रु ने, उदयन ने, अशोक ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने। बताइए आप 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उदयन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय इतिहास में एकाराट उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु और महापद्मनंद। इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। भारतीय इतिहास में एकाराट उपाधि ग्रहण करने वाला प्रथम शासक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 39वां प्रश्न का डी बता रहे हैं, महापद्मनंद, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? डोरियस प्रथम ने, सेल्यूकस निकेटर ने, सिकंदर ने और डिमिट्रियस ने। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो डोरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने, सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? काबुल में, पंजाब में, बेबीलोन में और सीरिया में। बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 42वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? प्लेटो था, सुकरात था, अरस्तु और पोंटियस। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिकंदर के गुरु कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, अरस्तु, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि मगध के प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी था, पाटलिपुत्र, चंपा और वैशाली। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी?
तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को यहाँ तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। इसी प्रकार टॉपिक वाइज आएगा प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि 512 ईसा में दूसरी जैन सभा कहाँ पर हुई थी। जैसे कि पहला जैन सभा वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो राजगीर में हुआ था। यहाँ पर आप पूछा गया है कि 512 ईसा में दूसरी जैन सभा कहाँ पर हुआ। राजगीर, बल्लभी, वैशाली और सारनाथ। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 512 ईसा पूर्व में दूसरी जैन सभा बल्लभी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। नंद वंश का, मौर्य वंश का, शुंग वंश का, कण्व वंश का। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सिकंदर के आक्रमण के समय यानी 326 ईसा पूर्व में जब सिकंदर आक्रमण किया था तो उस टाइम शासक कौन था आपको बताना है, किस वंश का शासन था। तो नंद वंश का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है आपके सामने। 46वां जो प्रश्न है बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उड़ीसा, बिल्कुल ही सही जवाब है। हाथी गुफा शिलालेख में किसका वर्णन किया गया है, किस राजा का वर्णन किया गया है। तो उसमें कलिंग का राजा खारवेल का बारे में वर्णन किया गया है हाथी गुफा शिलालेख में। इसका याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने। ये भी बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अशोक के शिलालेख को 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सम्राट अशोक के द्वारा कितना शिलालेख लिखा गया था। तो 14। याद रखिएगा टोटल शिलालेख की संख्या कितना था तो 14। इसमें से जो 13वां शिलालेख था इसमें कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है। पहला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन था। दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, अमोघवर्ष और यशोवर्मन। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दंती दुर्ग, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। 58 ईसा पूर्व में, 622 ईस्वी में, 78 ईस्वी में और 80 ईस्वी में। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 78 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। कुषाण काल में शक संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। चाणक्य, जयदेव, विष्णु शर्मा और कालिदास। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं विष्णु शर्मा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न है आपके सामने कि हर्षचरित के लेखक कौन है। बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन और ह्वेनसांग। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। हर्षचरित के लेखक कौन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे बाणभट्ट, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। 58 ईसा पूर्व में, 622 ईस्वी में, 78 ईस्वी में और 80 ईस्वी में। बताइए 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था। तो चामुंड राय के द्वारा किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 7वां प्रश्न है आपके सामने कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के, स्कंदगुप्त के? बताइए 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने, अयाती केसरी ने और राजराज प्रथम ने? बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव वर्मन प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोणार्क के सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? मालदीव में, इंडोनेशिया में, म्यांमार में, कंबोडिया में? बताइए 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कंबोडिया, बिल्कुल सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में शक संवत को किसने शुरू किया था? समुद्रगुप्त ने, कनिष्क ने, रुद्रदामन ने और अशोक ने? बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में शक संवत को किसने शुरू किया था? तो ये कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने, मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागसेन ने, रुद्रदामन ने, मिंडार ने और डेमेट्रियस ने? बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं नागसेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने कि शक वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? शक वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं रुद्रदामन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता था? अशोक, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार? बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? अमित्र घात के नाम से कौन जाना जाता था? तो बिंदुसार। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में आप लोग का पहले थ्योरी मिलेगा, थ्योरी आप इस प्रकार से पढ़ लेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद बेहद ही आसान हो जाएगा ये सॉल्व करने के लिए। थ्योरी से मैक्सिमम प्रश्न आपको कवर अप हो जाएगा। तो यहाँ पहले आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव का सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि चोल वंश के संस्थापक कौन था? विजयालय ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग ने? बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चोल वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं विजयालय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जयचंद्र, नेकचंद्र, चंद्रबरदाई और विष्णु शर्मा? बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चंद्रबरदाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, मीनाक्षी का मंदिर कहाँ में स्थित है? मदुरई और हेलीवीड, यही दोनों ऑप्शन में से बताइए इसका सही आंसर क्या है? मीनाक्षी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, अजय राज ने और राजेंद्र तृतीय ने? बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि दिलवारा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम ने, भीम द्वितीय ने, बिमिल शाह ने और नागभट्ट ने? बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
तो बिमिल-शाह। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? राजा धंग ने, नन्नुक ने, यशोवर्मन ने और परिमल ने। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? चंदेल वंश के संस्थापक कौन था? तो नन्नुक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अभी क्वेश्चन आपको देखने में हार्ड लगेगा, जब आप इसको थ्योरी पढ़ लेंगे और थ्योरी के बाद से इसको सॉल्व करिएगा तो बेहद ही सिंपल लगेगा और आपको याद हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम सैनिक शासन किसने शुरू किया था? शकों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने और पार्सियनों ने। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर्वप्रथम सैनिक शासन किसने शुरू किया था? तो यूनानियों ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। ये 3 वीडियो में पूरा जो प्राचीन भारत है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, प्राचीन भारत का इतिहास। इसके बाद जो मध्यकालीन भारत हम देखेंगे वो भी 3 वीडियो उसका आएगा। इस प्रकार से 3 वीडियो में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। 21वां प्रश्न है आपके सामने, सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने जारी किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने जारी किया था? तो रुद्रदामन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और उस अभिलेख का नाम क्या है? तो जूनागढ़ का अभिलेख। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं कुजुल कडफिसेस बिल्कुल ही सही जवाब है। और कुषाण वंश के सबसे महान शासक कौन था? तो कनिष्क, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने, गुप्तों ने, शकों ने और सातवाहनों ने। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो गुप्तों के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ पर तो सर्वाधिक सोने का सिक्का हो गया। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? शकों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाणों ने। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कुमारगुप्त प्रथम बिल्कुल ही सही जवाब है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण 5वीं सदी में हुआ था, लेकिन 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी के द्वारा, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, मंत्री था, और वह उसी के द्वारा इसे तोड़वा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न आपके सामने कि बाल विवाह प्रथा का आरंभ किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, कुषाण काल में, सातवाहन काल में और मौर्य काल में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बाल विवाह प्रथा का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो ये कुषाण काल में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न आपके सामने, भारत के प्राचीनतम सिक्का को किस नाम से जाना जाता है? पर्ण, कड़सापर्ण, आहत और दिनार। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत के प्राचीनतम सिक्का को किस नाम से जाना जाता है? तो आहत। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 319 ईसा में गुप्त सभ्यता को किसने शुरू किया था? समुद्रगुप्त ने, रामगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने और चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 319 ईस्वी में गुप्त सभ्यता को किसने शुरू किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कनिष्क, वासुदेव, सल्भादित्य और शिलादित्य। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वासुदेव बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त।
बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं श्री गुप्त बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कृष्ण वर्मन ने, आयाति केसरी ने, नरसिंह देव बर्मन ने और सूर्य वर्मन ने। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आयाति केसरी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 32वां प्रश्न है कि भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के, विष्णुगुप्त के, समुद्रगुप्त के और चंद्रगुप्त के। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं स्कंदगुप्त बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है मौर्य काल को, गुप्त काल को, सातवाहन काल को, नंद काल को। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहलाता है तो गुप्त काल को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है। हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म और डी है सभी। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अजंता की गुफा का संबंध किस धर्म से है, तो ये हिंदू धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से भी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उपयुक्त सभी बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, स्कंदगुप्त के और समुद्रगुप्त के। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, ये हर्षवर्धन के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और श्रीगुप्त। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे। समुद्रगुप्त के, श्रीगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के और चंद्रगुप्त प्रथम के। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी चंद्रगुप्त द्वितीय बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए चित्र अंकित है। इसमें से किनका सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए अंकित है। श्रीगुप्त का, चंद्रगुप्त प्रथम का, समुद्रगुप्त का और चंद्रगुप्त द्वितीय का। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं समुद्रगुप्त प्रथम का समुद्रगुप्त का बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न आपके सामने कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। भवभूति, कालिदास, विशाख दत्त और जयदेव। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गीत गोविंद का रचयिता कौन है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर कि 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 41वां प्रश्न है आपके सामने नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था। महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी बलवन और बख्तियार खिलजी। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की किस आक्रमणकारी ने ध्वस्त करवाया था, तो बख्तियार खिलजी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं विष्णुगुप्त बिल्कुल ही सही जवाब है।
नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? पाली थी, हिंदी थी, संस्कृत थी या प्राकृत थी? बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं और संस्कृत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुषाणों ने, शकों ने, पलों ने और चंदेलों ने? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट करिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं चंदेल, वो बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि CU की पुस्तक के लेखक कौन है? फायान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? CU की पुस्तक के लेखक कौन है? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे और फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद से आएगा मध्यकालीन भारत। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और जितने भी कैंडिडेट इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।